हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शन। आज हम सीखेंगे अलग अलग तरीके के रिलेशंस और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 के। तो चलिए, सबसे पहले हमें देखना है कि अगर हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है तो क्या उसकी कंडीशंस होती हैं। उसके लिए हमें 3 चीजें पढ़नी होंगी। नंबर 1, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या होता है रिफ्लेक्सिव, क्या होता है सिमेट्रिक, क्या होता है ट्रांजिटिव? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टडी करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। अब इन तीनों की स्टडी के लिए हम एक सब सेट लेते हैं। सेट है A 1 2 3 4। अब क्या कहता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है R is such that for every A belonging to A। ये तो हो गया मैथमेटिकल बात। अब होता क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, चलिए वो समझते हैं। एक सेट है, उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि जो ये रिलेशन ऑब्टेन होगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं प्री इमेज और इमेज दोनों सेम होंगी। कैसे? अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑफ ए की तो आ जाएगा 1 1 2 2 3 3 4 4। हर एलिमेंट की इमेज जो होगी वो सेम होगी। 1 अगर प्री इमेज है तो उसकी इमेज भी 1 होगी, 2 अगर प्री इमेज है तो उसकी इमेज भी 1 होगी, 3 अगर प्री इमेज है तो उसकी इमेज भी 3 होगी। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए अब थोड़े एग्जांपल देखते हैं। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई 1 है तो अगर 1 प्री इमेज है तो उसकी इमेज 1 है, 2 अगर प्री इमेज है तो उसकी इमेज 2 है, 3 अगर प्री इमेज है तो उसकी इमेज 3 है। तो आपका जवाब होगा हाँ सर ये रिफ्लेक्सिव है, पर मेरा जवाब है नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? देखिए हमने क्या बोला, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू सेट ए। यहां पर शब्द आ जाता है एवरी। जितने भी एलिमेंट्स हैं ए के अंदर सारे के साथ ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पर क्या यहां पर 4 के साथ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? यहां पर ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलेंगे? तो इस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? हर प्री इमेज की इमेज सेम होती है एज दैट ऑफ प्री इमेज। अगर प्री इमेज 1 तो इमेज भी 1। पर सारी वैल्यूज एक सेट के सारी एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। जैसे कि यहां पर 4 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी ऑफ रिलेशन। पर अगर सारे एलिमेंट्स के लिए ये सेटिस्फाई हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो चलिए, ये था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। हमारा सेट था 1 2 3 4। तो चलिए
अब आप मुझे बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव है? जो डेफिनेशन हमने दी है उसके हिसाब से आप यहां पर वीडियो पॉज करके मुझे बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो चलिए देखते हैं। एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो अगर 1 2 3 4 को हम प्री इमेज लेंगे तो उसकी इमेज आनी चाहिए 1 2 3 4। यहां पर 1 लिया तो 1 आ रही है, 2 लिया 2 आ रहा है, 3 3 4 4। अब यहां पर ये पेयर एक्स्ट्रा आ गया, ये ऑर्डर्ड पेयर दिक्कत कर रहा है। अब बच्चों हमें कोई मतलब नहीं है कि कितने भी ऑर्डर्ड पेयर हो एक रिलेशन में, हमें बस क्या देखना है, हर वैल्यू के लिए उसका इमेज सेम होना चाहिए। 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 2 है, 3 के लिए 3 है, 4 के लिए 4 है। मुझे ये चारों पेयर मिल गए, मुझे बाकी पेयरों से कोई मतलब नहीं है। ये 4 पेयर रिफ्लेक्सिव के लिए कंपलसरी हैं, ये हैं, आगे के पेयर से मुझे कोई मतलब नहीं है। यही अप्रोच आपको हमेशा फॉलो करनी है रिफ्लेक्सिव निकालते हुए। चलिए ये था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आगे बात करते हैं। तो ये है एक यस, इट्स अ रिफ्लेक्सिव। ये था रिफ्लेक्सिव की बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट, सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए फिर से हम सेट लेते हैं, A इज 1 2 3 एंड 4। अब क्या कहता है सिमेट्रिक रिलेशन, पहले देखते हैं मैथमेटिकली। तो सिमेट्रिक रिलेशन कहता है इफ A1 एंड A2 बिलोंग्स टू R implies A2 and A1 also belongs to R for all A1 and A2 belongs to R। चलिए इस लाइन का मतलब क्या है समझते हैं। A1 और A2 दो एलिमेंट्स हैं एक रिलेशन में। अब सिमेट्रिक रिलेशन बोलता है कि अगर A1 और A2 का ऑर्डर्ड पेयर R को बिलोंग करता है, रिलेशन R को बिलोंग करता है, तो A2 और A1 भी R को बिलोंग करेगा। नहीं समझ आया हमें, ये मैथमेटिकल बात थी। चलिए अब लेमन टर्म्स में देखते हैं क्या मतलब हुआ इस बात का। तो भाई बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। इस बात का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर्ड पेयर है 1 2, तो अगर 1 2 किसी रिलेशन में है और मुझे अगर 2 1 भी दिख जाए, जैसे यहां A1 A2 या A2 A1, तो ये हो जाएगा एक सिमेट्रिक रिलेशन। अगर रिलेशन के सारे ऑर्डर्ड पेयर ये प्रॉपर्टी फॉलो करें तो हम उसे बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल। वन टू, 2 3, 1 1। तो चलिए ये मुझे एक रिलेशन दे रखा है और मुझे बताना है क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो देखिए 1 2 है, अब सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 भी यहां होना चाहिए, पर आपको कहीं 2 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मैं आगे चेक भी नहीं करूंगा, यहीं पर लिख दूंगा ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। चलिए अब देखते हैं एक और एग्जांपल। रिलेशन दे रखा है मुझे 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3
तो चलिए आप देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक है। यहां पर मुझे दिख रहा है 1 1, क्या इसके लिए 2 1 इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर, ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो 2 1 हो? तो 1 2 है तो 2 1 मुझे यहां दिख गया। 2 1 के लिए 1 2 पॉसिबल है, 1 1 के लिए 1 2 हमें 1 1 के लिए हमें 1 1 दिख रहा है, 2 2 के लिए हमें 2 2 दिख रहा है, और 3 3 के लिए हमें 3 3 दिख रहा है। तो इसका मतलब फॉर एवरी a1, a2 belonging to R, there exists an ordered pair of kind a2, a1। तो इसलिए ये रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो कैसे मुझे चेक करना है? मैं सबसे पहले अपने पहले ऑर्डर्ड पेयर को उठाऊंगा एक रिलेशन के 1 2। अब मेरे को यहां देखना है क्या 2 1 यहां पे है, तो मुझे दिखा 2 1 रिलेशन के अंदर लिखा हुआ है, तो इसलिए ठीक है। अब मैं सेकंड पेयर उठाऊंगा 2 1, क्या 2 1 के लिए 1 2 है? बिल्कुल है। अब मैं थर्ड उठाऊंगा, क्या 1 1 के लिए आपको 1 1 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। 1 1 और 1 प्री इमेज और इमेज दोनों सेम हो गई इस केस में। क्या 2 2 के लिए मुझे 2 2 दिख रहा है? अब मैं 2 2 के लिए, अगर मान लीजिए a1 है और ये a2 है, अगर मैं इसको a2 a1 की टर्म्स में लिखूं तो भी तो 2 2 ही आएगा। तो इसलिए 2 2 भी एक ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्या 3 3 कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो इसलिए रिलेशन हुआ एक सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं और आप मुझे इस बार बताएंगे क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। अब आप मुझे यहां देखकर बताइए क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या 1 1 के लिए मुझे 1 1 दिख रहा है? बिल्कुल। क्या 2 2 के लिए मुझे 2 2 दिख रहा है? दिख रहा है। क्या 3 3 ऑर्डर्ड पेयर के लिए मुझे 3 3 दिख रहा है? दिख रहा है। सिमिलरली 4 4 के लिए भी दिख रहा है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। क्या मुझे 1 2 के लिए 2 1 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या मुझे 2 1 के लिए 1 2 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या मुझे 2 3 के लिए 3 2 दिख रहा है? मैंने पूरा रिलेशन देख लिया पर मुझे 2 3 के लिए 3 2 कहीं नहीं मिला। तो इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये था सिमेट्रिक के बारे में। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ जाती है। अब मान लीजिए ये है एक रिलेशन, हम पिछले वाला रिलेशन ले लेते हैं। वन वन 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 एंड 2 3। अब जो मैं आपको सिमेट्रिक में कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है और मतलब बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, अब कई बार एग्जाम में आ जाता है कि आर इनवर्स निकालिए। अब आर इनवर्स का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं, ऑर्डर्ड पेयर जिस फॉर्म में लिखे हैं, अगर a1 a2 तो उसको a2 a1 फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे कि 1 1 को अगर मैं रिवर्स करके लिखूंगा तो 1 1 ही रहेगा, 2 2 को अगर मैं रिवर्स करके ये ऐसे ही रहेगा, 3 3 को ऐसा ही रहेगा, 4 4 भी ऐसा ही रहेगा। पर अगर मैं बात करूं 1 2 की, तो जब मैं उसका इन्वर्स निकालूंगा तो वो हो जाएगा 2 1, और 2 1 को इन्वर्स करके 1 2, और 2 3 को इन्वर्स करके 3 2। तो बच्चों, अगर मुझे इन्वर्स की हेल्प से सिमेट्रिक रिलेशन बताना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं, तो देखिए, इफ अगर R जो है वो इक्वल हो जाए R इनवर्स के, मतलब R जो है R इनवर्स के इक्वल। अब इक्वल हम कब लगाते हैं? जब नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सेम हो। अब अगर R इक्वल टू R इनवर्स हो जाए, ऑर्डर्ड पेयर सेम हो और सारे जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी सेम हो, तो देखिए, अगर R की इक्वल टू R इनवर्स हो जाए तो
हम बोलेंगे R इज सिमेट्रिक। और अगर इफ R इज नॉट इक्वल टू R इनवर्स तो हम बोलेंगे R इज नॉट सिमेट्रिक। तो देखिए हमने इस रिलेशन को अभी पीछे प्रूफ किया था नॉट सिमेट्रिक, तो क्या मेरी कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रही है? देखिए 1, अब मैं बात करूं 1 1 1 1 सेम है, 2 2 2 2 सेम है, 3 3 3 3 सेम है, ये भी सेम है, 1 2 है, यहां पर भी 1 2 है, 2 1 है, यहां पर भी 2 1 है, पर यहां पर है 2 3 और यहां पर है 3 2। एक इस पेयर की वजह से, इस ऑर्डर्ड पेयर की वजह से ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या होगा? तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे ट्रांजिटिव रिलेशन पर। ट्रांजिटिव रिलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव में कुछ बातें करना चाहूंगा। क्या ऐसा मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, या फिर उल्टा इसका कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसका सिमेट्रिक भी होगा? तो बच्चों ऐसी कोई थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपको सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव बताना है तो आपको दोनों की डेफिनेशन को फॉलो करके रिलेशन को बताना पड़ेगा। कि अगर आपने कहीं से प्रूव कर दिया सिमेट्रिक है तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर आपने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया तो दैट डजंट मीन दैट रिलेशन इज सिमेट्रिक टू। तो आपको डेफिनेशन के हिसाब से दोनों को अलग अलग प्रूव करना होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अब क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन देख लेते हैं पहले मैथमेटिकली। इफ AB belongs to R and BC also belongs to R implies A and C also belongs to R। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? अगर A और B दो एलिमेंट्स हैं जो कि एक रिलेशन में आते हैं, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर AB R को बिलोंग करता है, रिलेशन R के अंदर AB नाम एक पेयर AB है और एक और पेयर है BC, तो बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन वो जब ही कहलाएगा जब उसके अंदर AC भी होगा। तो इस बात का ये मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर है 1 2, उसके अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर है 2 3, तो वो ट्रांजिटिव जब ही कहलाएगा जब उस रिलेशन के अंदर 1 और 3 भी होगा। अब आप जैसा कि यहां देख ही सकते हैं, यहां पर भी B है, यहां पर भी B है, तो ये दोनों एलिमेंट सेम होते हैं। अगर सेम एलिमेंट्स नहीं दिख रहे तो आप ट्रांजिटिव के लिए चेक भी नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां 1 2 है और ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो, तो मैं 1 2 के लिए ट्रांजिटिव को चेक भी नहीं करूंगा। मैं बस जब ही चेक करूंगा अगर 1 2 है और कोई ऐसा पेयर है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं तभी ट्रांजिटिव को चेक करूंगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझेंगे तो बातें और क्लियर हो जाएंगी। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? अगर एक पेयर AB एग्जिस्ट करता है और BC भी एग्जिस्ट करता है तो ट्रांजिटिव वो जब ही कहलाएगा जब AC भी एग्जिस्ट करेगा। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। R 1 2 2 3 1 1। तो देखते हैं, चले अब 1 2 के लिए सबसे पहले चेक करेंगे। अब 1 2 है AB, तो A हो गया 1, B हो गया 2। तो
तो क्या कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आपको दिख रहा है जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, बी से स्टार्ट हो रहा हो? बिल्कुल दिख रहा है मुझे ये। तो बी यहां पर 2 और सी यहां पर हो गया 3। अब मैं इस रिलेशन को ट्रांजिटिव जब ही बोलूंगा जब यहां पर इस रिलेशन में AC दैट मीन्स 1 और 3 भी अकर करेगा। पर क्या 1 3 इस रिलेशन में अकर कर रहा है? तो इसका जवाब है नहीं कर रहा। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। मैं आगे चेक भी नहीं करूंगा। Therefore not transitive। चलिए, ये था एक एग्जाम्पल। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। R is 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 1 3। चलिए, अब मुझे देखना है क्या ये ट्रांजिटिव है। सबसे पहले मैंने उठाया पहला ऑर्डर्ड पेयर। तो 1 2 अगर कर रहा है तो 2 से स्टार्ट होने वाला मुझे ऑर्डर्ड पेयर ढूंढना है, तो वो है ये। तो 1 2 2 1, तो इसके लिए अकर करना चाहिए 1 1। क्या 1 1 अकर कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। चलिए अब चेक करते हैं 2 1 के लिए। अब 2 1, अब 1 से स्टार्ट होने वाला है एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये। तो मैं अपना नेक्स्ट पेयर देखता हूं। तो 2 1 1 1, क्या 2 और 1, अब ये है A ये है C, तो क्या 2 1 पेयर एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो इसके लिए भी सेटिस्फाइड हूं मैं। अब मैं देखूंगा 1 1 के लिए। 1 1, अब ऐसा पेयर ढूंढेंगे जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा हो। तो फर्स्ट ही पेयर है 1 2। क्या 1 2, अब इसका A है ये, AC है ये, क्या 1 2 अकर कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो 1 1 के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाइड। अब मैं चेक करूंगा 2 2 के लिए। 2 2, बच्चों ये सारा जो मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूं ये आपको एग्जाम में नहीं करना होता है, आपको सीधा जवाब देना होता है। जस्ट कि आपको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। आपको अगर आप भी करना चाहें तो इसे रफ में कर सकते हैं, पर मेन शीट पर आपको ये नहीं लिखना है। चलिए 2 2, क्या 2 2 के लिए अब मुझे एलिमेंट देखने हैं, वो पेयर्स ढूंढने हैं जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 2 से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये पेयर 2 1, ये है A ये है C, तो मुझे AC क्या मिलेगा 2 1। क्या 2 1 रिलेशन में है? बिल्कुल है। तो ठीक है, 2 2 के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाइड। अब मैं देखूंगा 3 3 के लिए। अब यहां आता है थोड़ा सा चेंज। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब 3 3 के लिए अब मुझे वो ऑर्डर्ड पेयर देखना है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 हो। क्या आपको कहीं पर भी 3 3 के अलावा कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 हो? तो इसका जवाब नहीं है। तो इसलिए मैं 3 3 को चेक भी नहीं करूंगा कि वो ट्रांजिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, मैं इसे चेक भी नहीं करूंगा। तो मैंने इसको इग्नोर किया। अब मैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे बढ़ जाऊंगा। अब मैं फिर से 1 3 को देख रहा हूं। तो फिर से बात आती है कि ऐसा पेयर ढूंढना जो 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए अब आ जाता है ये पेयर। तो ये है 3 3, तो ये हो गया A ये हो गया C। मुझे सर्च करना है 1 3 दैट इज AC के लिए। तो क्या 1 3 इसमें अकर हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। तो देयरफॉर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब बच्चों हमने सिमेट्रिक पढ़ा, हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ा, हमने फिर पढ़ा ट्रांजिटिव।
सिमेट्रिक बोलता था कि फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू सेट ए शुड बिलोंग्स टू रिलेशन आर। रिफ्लेक्सिव बोलता था कि अगर ए बी अकर करेगा आर को आर में तो बी ए बी आर को बिलोंग करेगा। ट्रांजिटिव बोलता था कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies ए एंड सी बिलोंग्स टू आर, कि अगर ए बी अकर करेगा बी सी अकर करेगा आर को तो ए सी भी आर में होगा। अगर ये भी सेटिस्फाई हो जाए, ये भी सेटिस्फाई हो जाए और ये भी सेटिस्फाई हो जाए किसी एक रिलेशन के लिए, तो हम उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन इक्विवेलेंस कब कहलाता है? जब वो सिमेट्रिक भी हो, जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, जब वो ट्रांजिटिव भी हो। तो अगर ये तीनों चीजें हैं तो वो कहलाएगा एक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए, ये था इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। अब बच्चों, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें समझ आएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चन करते कैसे हैं। तो चलिए, अपनी एनसीईआरटी बुक साथ में खोलिए और आपको यहां पर भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस दिखेंगे। चलिए, लाइन वाला एग्जाम्पल हमें अभी एक्सरसाइज में भी करना है, तो चलिए एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल 2 क्या कहता है? Let T be the set of all triangles in a plane with R a relation in T given by R। अब देखिए, एग्जाम्पल 2 में जो रिलेशन मुझे दे रखा है वो क्या है? R इक्वल टू T1, T2 such that T1 is congruent to T2. T1, T2 such that T1 is congruent to T2। अब मुझे इस सवाल में करना क्या है? शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो ये R है, मुझे इसे इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। अब कैसे मैं इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाऊंगा? तो देखिए, अब जो ये R है, अगर मैं इसको सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, अगर मैं इसे तीनों प्रूफ कर दूं तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहला सकता है? बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब एक ट्राइंगल, सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि ये सिमेट्रिक है। अब एक ट्राइंगल है T1, दूसरा ट्राइंगल है T2। अब मैं अगर बोलूं, अब सिमेट्रिक क्या कहता था कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंगिंग टू सेट ए देयर एग्जिस्ट ए इन आर। तो बच्चों, अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इस ट्राइंगल्स का जो सेट है जिसके अंदर काफी सारे ट्राइंगल्स हैं, अब मैं उसमें से कोई भी एक ट्राइंगल उठा लूं, वो अपने आप को तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही ना। फॉर एग्जांपल T1 जो है वो अपने आप को तो कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो क्या ये सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। एवरी ट्राइंगल तो इसमें हम लिख सकते हैं सिंस T1, T1 belongs to R, therefore R is symmetric। और ये कंडीशन सबके लिए सेटिस्फाई होगी। हम जब बात करते हैं सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव की,
तो हम सेट के सारे एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो आप यहां से इस जो ट्राइंगल्स का सेट है उसमें से कोई भी ट्राइंगल उठा के देख लीजिए, वो अपने आप को तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। तो इसलिए वो R इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। अब रिफ्लेक्सिव बोलता था कि अगर AB बिलोंग्स टू R है, इंप्लाइज BA बिलोंग्स टू R। अगर AB जो है वो R में है तो BA भी R में होगा, तभी हम बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है। चलिए अब बच्चों हमने बोला T1, T2 बिलोंग्स टू R। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? जो ट्राइंगल T1 है इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अगर मैं अपना रिलेशन देखूं तो इसका यही तो मतलब हुआ, क्योंकि T1 T2 अगर रिलेशन R को बिलोंग करेंगे तो वो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू T2 है। अगर ये है T1 और ये है T2, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर T1 जो है T2 को कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या T2 T1 को कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इससे क्या इंप्लाई होता है? T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। भाई अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी तो T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा? बिल्कुल होगा। अगर T1 is congruent to T2 implies T2 is congruent to T1. Therefore, R is reflexive. यही तो तीनों हमने सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया, अब हमें क्या प्रूफ करना है? ट्रांजिटिव। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव क्या कहता था? अगर AB बिलोंग करता है R को और BC भी बिलोंग करता है R को, तो AC भी R को बिलोंग करेगा, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब वो ट्रांजिटिव होता था। तो देखिए, अगर T1, T2 बिलोंग्स टू R, मैंने मान लिया कि दो ट्राइंगल T1 T2 जो है बिलोंग टू R है, तो T1 और T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसका मतलब क्या है? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अगर T2 और T3 भी कॉन्ग्रुएंट है, इज कॉन्ग्रुएंट टू T3 सॉरी, अगर ये भी है और ये भी है, तो क्या बच्चों मैं ये नहीं बोल सकता कि T1 और T3 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे? अगर ये एक ट्राइंगल है T1, ये एक ट्राइंगल है T2 और ये एक ट्राइंगल है T3, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैं बिल्कुल बोल सकता हूं इस बात को। तो T1, T3 will also belong to relation R, therefore R is transitive। अब मैंने सिमेट्रिक भी प्रूफ कर दिया, रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ कर दिया, उसे ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर दिया रिलेशन R को, तो क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है? तो इसका जवाब है बिल्कुल है सर। सिंस R is symmetric,
reflexive, transitive. Therefore, it is an equivalence relation. तो चलिए, ये था एक सवाल समझाने के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अब हम इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चंस। तो चलिए, अब काफी बच्चे इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस टॉपिक को स्किप ना किया जाए, क्योंकि अगर एग्जाम में ये आएगा तो कुछ ही बच्चे होंगे जो इस टॉपिक को कर पाएंगे। तो आई वॉन्ट टू बी यू वन ऑफ देम। चलिए स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंस क्लास से। अब क्या होती है इक्विवेलेंस क्लास, मुझे नहीं पता। अब मुझे कैसे समझ आएगा ये, तो पहले हम एक एग्जांपल लेंगे जिसके थ्रू हम समझेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास होती क्या है। चलिए, एग्जांपल है बच्चों, शो दैट रिलेशन R is the R in the set Z, Z का मतलब इंटीजर्स, गिवन बाय R equal to A comma B such that 2 divides A minus B is equivalence। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। अब बच्चों, अब देखिए, अगर मैं सेट में से अगर मैं ए को कंसीडर करूं, बी की जगह, मतलब क्या है, बी की जगह भी मैं ए डाल दूं, तो ए माइनस ए हो जाएगा 0। तो 0 डिवाइडेड बाय 2 तो 0 ही होता है। तो देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। हमने रिफ्लेक्सिव की, हमने बच्चों ऊपर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक को उल्टा लिख दिया है, तो इस बात को हम सही कर लेंगे। यहां पे हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव, ये हो जाएगा सिमेट्रिक। तो ए हो गया रिफ्लेक्सिव। चलिए अब देखते हैं आगे, अगर ए बी है तो इसका मतलब क्या हुआ, बिलोंग्स टू आर, मतलब ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो इसको हम 2x लिख सकते हैं, बिल्कुल। अगर a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो b माइनस a हो जाएगा -2x, पर होगा तो 2 का ही मल्टीपल, तो देयरफॉर विच इंप्लाइज b, a बिलोंग्स टू r। हेंस जो ये था,
अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए बी बिलोंग्स टू आर होगा, दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिक। चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 2x है। बी सी बिलोंग्स टू आर है, मतलब b माइनस, या फिर इसे लिख दूं मैं c माइनस बी b माइनस सी बिलोंग्स टू r है, तो इसका मतलब है b माइनस टी सी इक्वल टू 2y। अब मुझे प्रूफ करना है कि a कोमा सी भी r को बिलोंग करता है, तो चलिए यहां से देखते हैं। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं, तो मेरे पास आया a माइनस सी इक्वल टू 2 प्लस एक्स प्लस वाई। तो भाई आप खुद ही देख लो, यहाँ पे a माइनस सी भी 2 का मल्टीपल है, तो a कोमा सी भी r को बिलोंग करेगा, तो देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, तो ट्रांजिटिव तो होगा ही। हेंस इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? अब देखिए, अब ये था मेरा एक रिलेशन। अगर यहां से मेरे पास एक सेट आया होगा, रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जो सेटिस्फाई हो रहे होंगे, वहां मेरे पास एक उसका सेट आया होगा। अब मैं उस सेट को कुछ इस तरीके से अलग अलग कर दूं, 2 या 3 हिस्सों में बांट दूं कि जो सारे हिस्से हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कॉमन ना हो, दैट मीन डिसजॉइंट हो, और आपस में वो इस रिलेशन की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ये रिलेशन था, यहां से सेट मिला, मैंने उसको 2 सेट में डिवाइड कर दिया। अब जो वो 2 सेट थे वो आपस में तो डिसजॉइंट होंगे, पर जो अगर मैं एक एक सेट की बात करूंगा, वो सेट R की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। चलिए देख लेते हैं कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि सेट 1 मैंने माना इवन इंटीजर्स का। इंटीजर्स क्यों माना? क्योंकि हमें क्वेश्चन में z मेंशन कर रखा है, इसलिए इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स कंटेनिंग 0, तो ये सेट हो जाएगा 0 प्लस माइनस 2 कोमा 0 प्लस माइनस 4 0 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। तो देखिए, ये जो सेट है रिलेशन R की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैंने सेट 2 मान लिया ऑड इंटीजर्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2, यहां पे प्लस माइनस भी लिख सकते हैं 1 के आगे, तो मैं कुछ ही केसेस आपको दिखा रहा हूं, तो इसलिए प्लस माइनस यहां मैंने 2 लिख दिया, तो 3 हो जाएगा क्योंकि ऑड की बात कर रहे हैं हम। 3 प्लस माइनस 5 1 प्लस माइनस 7 एंड सो ऑन। अब देखिए, जो सेट 1 है और सेट 2 है आपस में तो ये डिसजॉइंट है कि अगर मैं एक एलिमेंट 1 से लूं और सेट 2 से दूसरा एलिमेंट लूं तो वो रिलेशन R को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अगर मैं एक इवन लूं और एक ऑड लूं नंबर, तो वो रिलेशन R को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। पर सेट 1 आपस में, सेट 1 के जो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिलेशन R को फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली विद सेट 2, तो जब मैं एक बड़े रिलेशन को छोटे सेट में डिवाइड करके लिख दूं तो इनको मैं कहता हूं इक्विवेलेंस क्लास। अब इक्विवेलेंस क्लास सेट 1 को हम बोलते हैं जिसके अंदर 0 है, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, और इसको डिनोट किया जाता है इस तरीके से। यहां पे 2R का मल्टीपल क्या, इसका क्या मतलब है? तो यहां पे इस बात का मतलब है कि जो 0 के साथ एलिमेंट्स हैं
वो सारे 2 के मल्टीपल्स हैं और आप देख भी सकते हैं। चलिए, इस सेट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास और इसको डिनोट किया जाता है 1 इक्वल टू 2r प्लस 1 कंटेनिंग 1। तो देखिए, अब यहां पे लिखा जाता है 1 और 2r प्लस 1 का मतलब क्या है कि जितने भी 1 के साथ एलिमेंट्स यहां आ रहे हैं वो सारे ओड नंबर्स हैं और आप यहां देख भी सकते हैं। तो ये था बच्चों इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट। बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल टाइम अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।